Hello, hi, very good evening, all my student. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा पेपर है प्रवक्ता चयन परीक्षा 2006 का। इससे पहले हम 2004-2003 का पेपर हल कर चुकी हूँ। तो इसमें हम देखते हैं समय हमारा कितना होता है। इसमें समय हमें 2 घंटे मिलते हैं और जो पूर्णांक होता है वो होता है 425 अंक का। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि नापने का फॉर्मूला है। तो क्या है? मानसिक आय शारीरिक आय गुणे 100, शारीरिक आय मानसिक आय गुणे 100 और शारीरिक आय शारीरिक भार गुणे 100, शारीरिक आय शारीरिक भार गुणे 100। तो इसका राइट आंसर होगा पहला यानी ए, मानसिक आय बटे शारीरिक आय गुणे 100। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें जो हल किया हुआ भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। आदान प्रदान करने वाले क्या कहलाते हैं? तो प्रसार योजना, कार्यक्रम क्रियान्वयन, प्रसार प्रक्रिया, संचार। तो इसका राइट आंसर होगा 4 यानी संचार कहलाता है। जो 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसकी भी व्याख्या दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं अगर चाहें तो। आगे देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा होती है लोचमयी और सीखने वाली, समस्यात्मक, यूनिफॉर्म और विषय अभिमुखी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लोचमय और सीखने वालों के ऊपर सीखने वाली होती है। इसका भी ये व्याख्या दी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। इससे आगे है हमारा क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4th। प्रौढ़ शिक्षा से लाभ है। क्या है? राष्ट्रीय विकास में, आर्थिक विकास में, सामाजिक पुनर्गठन में। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, यानी ये सभी में लाभ हमें मिलेगा प्रौढ़ शिक्षा में। यहाँ से ये पढ़ लेते हैं, हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है तो ये पढ़ लेते हैं व्याख्या। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं में चेतना एवं जागृति उत्पन्न करना, जिससे वे शिक्षा के महत्व को समझ सकें। प्रौढ़ शिक्षा से राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास तथा सामाजिक पुनर्गठन इन सभी में लाभ होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रसार शिक्षा का आधार है। प्रसार शिक्षा का आधार है ग्रामीण जीवन पर, शहरी जीवन पर, कस्बई जीवन पर, महानगर पर। तो ये ग्रामीण जीवन पर। आगे देखते हैं पोस्टर लाभदायक होते हैं किसके लिए? अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए, केवल पढ़े लिखे के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं, यानी अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों के लिए। आगे देखते हैं केयर भारत में कार्य कर रही है कब से? 1930 से, 1940 से, 1950 से, 1980 से। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd यानी 1950 से। सॉरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। तो शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है, वो आप लोग बताएं। तो पहला है रेडियो, दूसरा है दूरदर्शन, तीसरा है पोस्टर, चौथा है नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा दूरदर्शन। आगे देखते हैं प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ
अर्थ काम किया जाना है, यह परिभाषा किसकी है? ये दिया हुआ है तो ओपी धामा की है कि डगलस एस्मिंजर की है या श्री कृष्ण चारी द्वारा या सूपे द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डगलस एस्मिंजर द्वारा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 10। लीगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व है। लीगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व कौन सा है? तो संचार, संचारक, श्रोता, संदेश, श्रोता, प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा 4, श्रोता, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला आय समूह है। तो 5 से 20 वर्ष, या अभी पढ़ा है आपने पिछली बार में व्याख्या में। तो 5 से 20 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 15 से 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पढ़ लेते हैं, इसमें हमारे लिए कुछ काम किए हैं। इससे पहले भी व्याख्या देख लेते हैं इसकी, लीगन्स मॉडल की। तो सबसे पहले प्रेषक आता है, उसके बाद संदेश, उसके बाद माध्यम, उसके बाद व्यवहार, उसके बाद श्रोता, फिर प्रतिक्रिया। इस प्रकार संचार प्रतिक्रिया का छठा व अंतिम चरण प्रतिक्रिया है। इसकी भी व्याख्या देखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जो औपचारिक शिक्षा आय को पार कर चुके हैं। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले पंचवर्षीय योजना से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM है, जिसे समयबद्ध तरीके से 15 से 35 वर्ष की आयु समूह में अशिक्षितों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए वर्ष 1988 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा 1988 में शुरू किया गया, वो भी अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 12। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वह कहलाता है। जैसे कि संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका सभी को जोड़ लेते हैं हम। 2 और 1 कितने हुए? 3, 3 3 6, 6 और 4 कितने हुए? 10। 10 में हम ये संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4। 4 का हम भाग दे देते हैं। ये भाग करके जो भी आंसर आता है वह हमारा क्या होता है? मध्यमान। ऐसे ही ये पूछ रहा है तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो मध्यमान, माध्यांक, बहुलक, मध्यमान, विचलन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी सभी संख्याओं का योग करके उससे यानी संख्या से भाग दे देते हैं, वही हमारा मध्यमान होता है। ये देखिए, ये दिया हुआ है, दिए गए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, मध्यमान बराबर पदों की संख्या, पदों का योग मतलब ये सभी जोड़े जाएंगे प्लस लगा के, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये जोड़ के फिर इन सभी ये कितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? चार्ट कहलाता है, पोस्टर कहलाता है, फ्लैश कार्ड कहलाता है, ग्राफ कहलाता है।
तो इसका राइट जो आंसर है वो होगा ग्राफ, ग्राफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था वर्ष 1976 में, 1996 में, 1986 में और 1968 में। तो इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। जो इसका आंसर है वो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ 2 अक्टूबर 1980 को हुआ था। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना है। इसे 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। आगे देखते हैं, शंका अस्थि है। शंका अस्थि ये आपने कई बार पढ़ा होगा। खोपड़ी की अस्थि है, चेहरे की अस्थि है, रीढ़ की अस्थि है या कान की? तो शंका अस्थि हमारे कान की अस्थि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16। रक्त का सामान्य पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता होता है 7.4 से 7.2, 7.35, 7.45, 8.0, 8.5, 8.6, 9.00। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2, यानी 7.35। 7.35 से 7.45 हो सकता है। ये इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपने देख लिया, ये दिया हुआ है, वैसे टाइम वेस्ट करो। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बौमन सम्मुट का आकार होता है तो सेम के बीज के समान। ये सेम के बीज के समान तो हमारे क्या होते हैं? किडनी को ही कहते हैं सेम के बीज के समान। उभयावतल त्रिकोणीय गहरे प्याले के समान। जो बॉमेट संपुट होता है वो गहरे प्याले के समान होता है। ये बॉमेट संपुट पढ़ के देख लेते हैं एक बार। बौमन संपुट नेफ्रॉन कोशिका का एक अंग है जो मुख्य रूप से नेफ्रॉन की रचना में सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। इसका आकार प्यालीनुमा संरचना का होता है। यह कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है 20। मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 22 जोड़े XY, 22 जोड़े प्लस XY, 24 जोड़े प्लस XY, 23 जोड़े प्लस XY, 24 जोड़े प्लस XY। तो इसका राइट आंसर होगा ए 22 जोड़े प्लस XY। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है इसमें, ये देख लेते हैं एक बार पढ़ के। मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र होती हैं, जिनमें से शुक्र जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वह जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र तथा 22 प्लस X आता है तथा आधे वह जिनमें 23वीं जोड़ी का Y गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस Y आता है। नारियों में समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस X, 22 प्लस X अंडाणु होते हैं। निषेचन के बाद कुल गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी प्लस XY
हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्ब्यूमिन का कार्य है जीवाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करना, प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित करना, रक्त धरने में सहायता करना, कोशिका को भोजन पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर होगा जो एल्ब्यूमिन है जो हमारे रक्त में पाई जाती है, वो प्लाज्मा के पानी के अंश को नियमित रखता है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा 22। कौन सा लवण रक्त का थक्का जमाने में सहयोगी होता है? तो लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो इसमें जो रक्त का थक्का जमाता है वो कैल्शियम है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है, और विटामिन के है, थ्रोम्बिन है। ये सभी हमारे रक्त के थक्के जमाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लाइपेज क्रिया करता है किस पर? प्रोटीन पर, शर्करा पर, खनिज लवणों पर या वसा पर? जो लाइपेज है ये हमारी वसा पर क्रिया करता है। ये पढ़ लेते हैं हम। लाइपेज एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर की वसा को अवशोषित करने में मदद करता है। यह वसा पर क्रिया कर फैट्स को ब्रेक करके फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में बदलता है। अगला क्वेश्चन है 24। एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या होती है, छेदक भेदक, तो कितनी होती है? यहाँ गलत दिया है, 8 होती है। छेदक दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। कर्णावर्त सहायता करता है देखने में, सुनने में, स्वाद में, सूंघने में। तो कर्णावर्त सहायता करता है सुनने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं। कर्णावर्त कान का सबसे आंतरिक भाग है जो सुनने में सहायता करता है। मनुष्य में एक सर्पिल के आकार की गुहा और इसकी धुरी मेडुलस के चारों ओर 2.5 मोड्स बनाता है। कर्णावर्त कोक्लिया को श्रवण आंतरिक कान के रूप में भी जाना जाता है जो ध्वनि को तंत्रिका संदेश में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? पेट संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी, कान संबंधी। तो ये त्वचा संबंधी रोग फैलाते हैं। त्वचा संबंधी रोग होते हैं वो देखते हैं। हरित लवक यानी कवक हरित लवक रहित, शक्रेंद्रीय सम्वहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। यह एक प्रकार से परजीवी पौधे होते हैं। फफूंदी से होने वाली हानियों में अनेक बीमारियां आती हैं। इनके संक्रमण से सामान्यतः त्वचा से संबंधित रोग होते हैं जिनमें दमा, एथली फूट, दाद, खाज प्रमुख हैं। कुछ फफूंदी हमारी फसलों को भी नष्ट करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है? उबालना, वाष्पीकरण, छानना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से भौतिक साधन क्या हुआ इसमें? तो इसमें तो यही दिया है कि इसमें सभी पर जो माना है वो इसमें उबालना होगा। राइट आंसर होगा वो उबालना होगा। क्या हो गया इसमें?